हेलो भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर इनके भार्गव। पिछली क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सीरीज में मेथड्स पढ़ चुके कॉन्ट्रासेप्टिव के, जिसमें हम लोग 3 मेथड देखे थे। पहला मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड, दूसरा मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं बैरियर मेथड, और तीसरा मेथड था जो कि पामन जिसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड। तो पहले मेथड जिसे हम लोग नेचुरल मेथड बोलते हैं, इसमें 3 मेथड के बारे में चर्चा कर चुके हैं आप लोग से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। एक पूरी सीरीज बनी हुई है और ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो हम लोग नेचुरल मेथड में 3 मेथड पहले पढ़े थे, जिसको बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। दूसरा मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाइट्स इंटरप्ट मेथड, पुल आउट मेथड, या इसे दूसरे भाषा में हम लोग रिजेक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो हमारा मेथड था इसे हम लोग जो है सर्जिकल मेथड बोल रहे थे। सर्जिकल मेथड में हम लोग 2 तरह के मेथड देखते थे, पहला ट्यूबेक्टॉमी और दूसरा जो था वेसेक्टॉमी। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। तो आज के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में एमटीपी भी कहते हैं। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि एमटीपी जो है ये अबॉर्शन को दूसरे शब्दों में कहा जाता है। तो अबॉर्शन क्या होता है? जब इंटेंशनली बिफोर बर्थ जो आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दिया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। देखिए एमटीपी जो है ये 2 तरह से कर सकते हैं, एक सर्जिकली और एक जो है हार्मोनल पिल्स के माध्यम से। तो हार्मोनल पिल्स के माध्यम से हम लोग एमटीपी कब करा सकते हैं और सर्जिकल कब करा सकते हैं, इसके लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें हम लोग ये एमटीपी करा सकते हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। तो इसे लिख सकते हैं कि इंटेंशनली या ऐसे लिख सकते हैं कि वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। यानी बच्चे के पूरे डेवलपमेंट से पहले ही जब उसे इंटेंशनली अपने इच्छा के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा दिया जाता है या खत्म करा दिया जाता है तो उसे हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो पहले जो अवैध था, इलीगल था, एमटीपी जो था या अबॉर्शन इलीगल था, लेकिन 1971 के बाद से हमारे कंट्री में इसे लीगल बना दिया है। लेकिन ये सिर्फ कुछ केसेस में, जैसे कई बार क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही आपको एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है या सेल का डेवलपमेंट हो जाता है जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो उस दौरान भी ये गवर्नमेंट के द्वारा इसे ऑथराइज किया जाता है कि आप एमटीपी या अबॉर्शन करा सकते हैं। कई बार जो होता है रेप के केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें बिफोर 12 to 13 ईयर्स के पहले ही लेडी जो बच्ची होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस केस में जो है हम लोग एमटीपी करवा सकते हैं। या ऐसा भी होता है कि बच्चे को जान की खतरा हो या बच्चे कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के शिकार हो, तो उस केस में भी विद परमिशन जो है हम लोग एमटीपी या अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो ये 1971 के बाद से इसे लीगल बना दिया गया, पहले ये हमारे देश में इलीगल बनाया गया था। तो ऐसा लिख सकते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had to legalized एमटीपी इन 1971। 1971 में भारत सरकार द्वारा जो है इसे लीगलाइज कर दिया गया। मतलब अब जो है इसे लीगल बना दिया कि अब जो है एमटीपी या अबॉर्शन हो सकता है, लेकिन इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ये कुछ केस में करवा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इन द केस ऑफ हार्मफुल एंड इवन फिटल और इविल फिटस, या ऐसे कर सकते हैं कि इन केस ऑफ
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, किसी तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो तो उस केस में से लीगल किया जा सकता है। तो इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे एमटीपी का। अब बात है कि एमटीपी को हम लोग कब करवा सकते हैं या एमटीपी कब सेफ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, पहले 3 मंथ जो होते हैं, उसमें एमटीपी जो है वो कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। एमटीपी जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीने जो होते हैं इसमें हम लोग एमटीपी करवा सकते हैं, यानी मिला के बात करें तो 12 वीक्स, 12 वीक्स में, उस वीक में हम लोग एमटीपी या एबॉर्शन जो होता है वो सेफ होता है। इसके बाद आप एमटीपी नहीं करवा सकते हैं, इससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान होगा और ये खतरा भी है। तो आप देख लिए कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है। मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वैसे मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है इंटेंशनली और वॉलेंट्री आपको प्रेगनेंसी को स्किप करवा सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप लोग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन एमटीपी को समझ रहे हैं कि वैसे मेथड जिसके थ्रू हम लोग इंटेंशनली और अपनी इच्छा के अनुसार जो है बेबी का बर्थ से पहले ही अगर इसको प्रेगनेंसी को हम लोग खत्म करा देते हैं, उसे हम लोग एमटीपी बोलते हैं। इसमें हम लोग 2 मेथड से करा सकते हैं। एक पहला सर्जिकल मेथड, जब जो है 3 मंथ या कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है प्रेगनेंसी केसेस देखने को मिलते हैं, तब उस केस में हम लोग जो है डीएनसी के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से ये जो है एबॉर्शन करवा सकते हैं। और दूसरा उससे पहले भी करा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे जो है आपके हार्मोनल पिल्स आते हैं जो कि आपके एंटी प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और उसके थ्रू भी हम लोग जो है प्रेगनेंसी को खत्म करा सकते हैं। तो ये जो मेथड इसे बोलते हैं हम लोग एमटीपी। हालांकि ये मेथड बहुत ज़्यादा जो है सेफ नहीं है, ये बच्चा और माँ दोनों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब ऐसे मिटा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पढ़ना है इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम लोग एसटीडी भी कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं? वो ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एसटीडी। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी। तो वैसे डिजीज लिख सकते हैं यहाँ पे, इन्फेक्शंस और डिजीज which are transmitted through sexual intercourse वैसे इन्फेक्शंस या डिजीज जो कि अनसेफ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसे हम लोग जो है वर्नल डिजीज के नाम से या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसा लिखो, ऑल्सो नोन एज venereal disease, बीडी, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RTI भी बोलते हैं। अब बात है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलता कैसे है और कब फैलता है। तो देखा जाता है कि जनरली जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है जिसको बोलते हैं STD, ये 15 से 24 वर्ष के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट प्रोन टू 15 to 24 years of age। 15 से 24 वर्ष के एज के लोगों में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात यह है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो मैं आपको बताता हूं इसका ट्रांसमिशन जो होता है ये दो जेनेटल ऑर्गन के कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है, या ओरो जेनेटल ऑर्गन के कांटेक्ट में, या एनल जेनेटल ऑर्गन के कांटेक्ट में आने के वजह से होते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इसका आगे बता सकूँ, आगे लिखा सकूँ इसका। आई होप आप लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को समझ रहे हैं कि वैसे डिजीज जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैलते हैं उसे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। इसे वेरिनल डिजीज या BD या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर जो है 15 से 24 वर्ष की एज में यंगस्टर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और बात यह है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इसका ट्रांसमिशन जो होता है दो जेनेटल इन्फेक्टेड जेनेटल ऑर्गन जो होते हैं इनके कांटेक्ट में आने की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ये इसके स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसके ट्रांसमिशन जो होता है ये पहली चीज की जेनेटल कांटेक्ट की वजह से होते हैं। दो जेनेटल ऑर्गन जैसे कि आपका पेनिस हो गया और जो विजाइना, ये दो आपके जेनेटल ऑर्गन हो गए, इनके जब कांटेक्ट होते हैं इन्फेक्शियस होंगे तो ऑफकोर्स ये ट्रांसफर होंगे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। दूसरा ये आपके ओरो जेनेटल कांटेक्ट की वजह से होता है, ओरल सेक्स करने की वजह से होता है। तीसरा जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग जेनाइटल एनल कांटेक्ट, जेनाइटल एनल कांटेक्ट एनस और आपके जेनाइटल ऑर्गन कांटेक्ट की वजह से भी होते हैं। तो ये आपके तीन मेथड हो गए जिसके थ्रू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलते हैं, ट्रांसमिशन होता है। पहला जेनाइटल कांटेक्ट, ओरो जेनाइटल कांटेक्ट, और तीसरा जेनाइटल एनल कांटेक्ट। अब बात यह है कि ट्रांसमिशन तो हो गया, अब इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे। तो पहली चीज क्या है कि इन दोनों ऑर्गन जो भी इन्फेक्टेड ऑर्गन है उनसे कांटेक्ट होने से बचेंगे। दूसरी चीज क्या है कि इसके लिए हम लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से अवॉइड करेंगे। वैसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर उन लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखेंगे। और तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो है कॉन्डोम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू दो ऑर्गन सब कांटेक्ट में ना इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ना फैले। तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, इसका रोकथाम कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे, इसका प्रिवेंशन कैसा होगा। तो इसके लिए कर सकते हैं यूज कॉन्डोम्स, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। अगर आपके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर तो इससे हम लोग बचेंगे। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये हो गया इसका प्रिवेंशन। अब बात है कि वैसे कौन कौन से ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वैसे तो बहुत सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अलग अलग पैथोजेंस की वजह से ज़्यादातर जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD जो होती हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं। तो इसमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनका क्योर बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, और कुछ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो कौन कौन सी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनका क्योर नहीं हो पाता, इनकी भी जानकारी जरूरी है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि नॉट क्योर्ड। कौन कौन ऐसी है, तो सबसे पहला जो है वो है HIV। अगर HIV का इन्फेक्शन हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से, तो एक समय आने के बाद आपका जो आपका इम्यून सिस्टम होता है इतना वीक हो जाता है, इसके वजह से आपके बॉडी में मल्टीपल डिजीज देखने को मिलती है, 1 से ज़्यादा डिजीज देखने को मिलते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो HIV की वजह से जो होता है ये एड्स की समस्या देखने को मिलती है जिसका क्योर बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है इसे बोलते हैं हम लोग हर्पिस, जो कि एक वायरस है। और तीसरा जो हमारा डिजीज देखने को मिलते हैं ये हमारा हेपेटाइटिस।
हेपेटाइटिस भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाते हैं, जिसका क्योर बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये 3 बीमारियां हो गया, हेपेटाइटिस बी, हर्पीस और HIV। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हैं टॉपिक को कि STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, और लास्ट टॉपिक है इसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कहने का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि जब एक कपल 3 मंथ तक साथ रहते हैं लेकिन फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि 1-2 मंथ से वो लोग जो साथ रह रहे हैं लेकिन फिर भी सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं, एक ड्यूरेशन होना चाहिए, एक समय होना चाहिए। तो कम से कम 3 मंथ वो जो है साथ रहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, फिर भी अगर बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो उसे उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब जो इनफर्टिलिटी की जो समस्या है, ये मेल की वजह से भी हो सकते हैं और फीमेल की वजह से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा जाता है इनफर्टिलिटी जो होती है ये मेल की वजह से देखने को मिलते हैं। मेल में अगर किसी वजह से अगर स्पर्म्स प्रोडक्शन कम हो रहा है या उसके स्पर्म्स काउंट कम हो रहे हैं या उसके अंदर जो है इरेक्शन नहीं हो रहा है, जो आपकी पेनिस है उसका इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो स्पर्म सही से इंसेमिनेट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं होता है। तो मेल और फीमेल दोनों में समस्या देखने को मिलते हैं। दूसरी कंडीशन जो होती है वो फीमेल में देखने को मिलते हैं। फीमेल में भी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी, या उसके ओवरी के अंदर बहुत सारे जो है नोड्यूल्स लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके वजह से जो है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल सही टाइम पर नहीं होते हैं और उनमें जो है प्रेगनेंसी के चांसेस कम देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों की वजह से होते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूंगा कि इनफर्टिलिटी क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगा वो है इनफर्टिलिटी। इसे आम बोल चाल से बांझपन भी बोलते हैं, आप लोग सुने भी होंगे। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू कंसीव even after sexual cohabitation of 2 years, 2 to 3 years ऐसा लिख सकते हैं। 2 ईयर्स साथ रहने के बावजूद भी अगर उनमें स्पर्म जो है फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, देन उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर सेक्सुअल कोहैबिटेशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर्स साथ रहने के बावजूद भी, सेक्सुअल कोहैबिटेशन होने के बावजूद भी अगर फीमेल जो है वो स्पर्म को कंसीव नहीं कर पा रही है, तो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी जो होती है ये मेल में भी देखने को मिलते हैं। इनफर्टिलिटी जो होती है ये आपको मेल में भी देखने को मिलते हैं और फीमेल में भी देखने को मिलते हैं। और मेल में किस किस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो है वो है मैच्योर एज। अगर आपकी एज बहुत मैच्योर हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, तो आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि जो पेनिस का इरेक्शन है वो कम हो पाता है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस देखने को मिलते हैं। जो अगला कंडीशन है जिसके वजह से मेल में इनफर्टिलिटी होती है, ये होता है एजोस्पर्मिया। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया। मतलब आपका स्पर्म बिल्कुल नहीं है, इसको लिख सकते हैं कि नील स्पर्म्स, बिल्कुल ही स्पर्म नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग एजोस्पर्मिया। और तीसरा कंडीशन जिसके वजह से आपके स्पर्म जो इनफर्टिलिटी होती है वो, तो उसे बोलते हैं हम लोग ओलिगोजूस्पर्मिया। ओलिगोजूस्पर्मिया कहने का मतलब ये होता है कि स्पर्म तो बन रहा है लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ बन रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया, यानी लेस स्पर्म्स।
और एक तीसरा कंडीशन भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इस तीसरे कंडीशन को हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका पेनिस होता है, इस पेनिस का इरेक्शन नहीं हो पाता है। इरेक्शन मतलब सीधे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्पर्म जो होता है वो विजाइना के अंदर इंसेमिनेट नहीं हो पाता प्रॉपर, और जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये तो हो गया मेल में कि पहला चीज एज मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का काउंट कम हो जाता है। दूसरी चीज जिसे बोलते हैं एजोस्पर्मिया, इन स्पर्म्स का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, यह नील स्पर्म है। तीसरी कंडीशन जिसे हम बोलते हैं ओलिगोजूस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि स्पर्म तो बन रहा है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में बन रहा है। और तीसरा कंडीशन जिसे हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये 3-4 कंडीशन है जिसकी वजह से मेल में जो है इनफर्टिलिटी कंडीशन देखने को मिलते हैं। फीमेल में सेम चीज है, फीमेल में भी एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक एज होने के बाद फीमेल में हम सभी जानते हैं कि मेनोपॉज हो जाता है, यानी उसके अंदर जो ओवम का प्रोडक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है, ओवम का मैच्योरेशन बंद हो जाता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें जो है इनफर्टिलिटी हो जाती है। दूसरी जो कारण है उसे बोलते हैं हम लोग कंडीशन हो जाए, बोलते हैं हम लोग पीसीओडी और पीसीओएस। ये फीमेल में कंडीशन होते हैं, बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो आपके ओवम होता है, ओवरी होता है, इस ओवरी के अंदर जो होता है ओवम पाया जाता है, और ये एक फॉलिकल्स के अंदर पाया जाता है। हार्मोन्स आने की वजह से इस फॉलिकल का स्टिमुलेट होता है और इसके अंदर से ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब फीमेल में किसी वजह से अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो इस फॉलिकल्स का मेचुरेशन नहीं हो जाता। मेचुरेशन जब नहीं होता तो उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता है, और एवोल्यूशन ना होने की वजह से जो आपके ओवम हैं वो ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं और धीरे धीरे वो नोड्यूल्स का फॉर्म ले लेते हैं, जिसके वजह से उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है, और फीमेल में जो होते हैं इनफर्टिलिटी के चांसेस हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग पीसीओडी या पीसीओएस कंडीशन। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हैं पीसीओडी का, पीसीओएस के फुल फॉर्म लिखते हैं पीसीओडी। इसे बोलते हैं हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जिसे पीसीओडी बोलते हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म तक रह जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पीआईडी। तो इसे हम लोग बोलते हैं पीआईडी। इसका फुल फॉर्म हुआ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसे हम लोग बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसके वजह से जो आपका पेल्विक रीजन होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर स्कार बन जाते हैं, जिसके वजह से कभी भी ओवम का पास आउट नहीं हो जाता, नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी। आई होप आप लोग टॉपिक को समझ रहे हैं कि इनफर्टिलिटी वैसे कंडीशन को बोलते हैं जिसमें 2 इयर्स कोहैबिटेशन के बावजूद भी आपके प्रेगनेंसी नहीं होती है, या स्पर्म फीमेल जो है वो स्पर्म को कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो होती है ये आपको मेल में भी देखने को मिलते हैं और फीमेल में भी देखने को मिलते हैं। मेल में जो मेन कारण है मैच्योरेज, एजोस्पर्मिया, ओलिगोजोस्पर्मिया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। फीमेल में जो इसका मेजर रीजन है वो है एज, पीसीओडी या पीसीओएस कंडीशन, जिसकी वजह से पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज देखने को मिलते हैं। तो ये हुआ आपका जिसे बोलते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी। अब इस इनफर्टिलिटी की वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई सारे कपल हैं जो बच्चे की नीड्स होती है, तो वैसे कपल के लिए जो है आपको आर्ट टेक्निक बनाया गया है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको फिर से एक छोटा सा वीडियो जरूर लाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जाके इस पूरे वीडियोस को देखें, ज़रूर समझ में आएगा आपके एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो मैं इसे फिलहाल मिटा रहा हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग आर्ट भी बोलते हैं, इस आर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू वैसे कपल जो कि इनफर्टाइल हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, वैसे कपल के लिए हम लोग जो है बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू जो है
हम लोग बच्चे पैदा करा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे मेथड आते हैं, उन सारे मेथड्स को, उन सारे टेक्निक्स को हम लोग को पढ़ लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा, इसे बोलते हैं हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग आर्ट टेक्निक। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इस आर्ट टेक्निक मतलब क्या होता है, लिखेंगे कि द टेक्निक इन विच couples could be assisted to have children। वैसे टेक्निक जिसमें वैसे कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग बच्चे पैदा करा सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे मेथड है, उन सारे मेथड्स का नाम याद रखना जरूरी है। जिसमें सबसे पहला मेथड है, इसे हम लोग बोलते हैं IVF। इसका फुल फॉर्म हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो हमारा नेक्स्ट टेक्निक है, इसे बोलते हैं हम लोग ET। इसका फुल फॉर्म होता है इम्ब्रियो ट्रांसफर। इम्ब्रियो ट्रांसफर। ये अलग अलग जो मेथड है, ये अलग अलग कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। वैसे केस जिसमें हम लोग मेल तो फर्टाइल है, लेकिन जो फीमेल है वो किसी वजह से स्पर्म को कंसीव नहीं कर पा रही है या बेबी बियर नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए हम अलग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। वैसे टेक्निक जिसमें फीमेल तो ठीक ठाक है, उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्लियर है, लेकिन मेल भी किसी वजह से जो है ओलिगोस्पर्मिया, जूस्पर्मिया जैसे कंडीशन है, तो उसके लिए हम अलग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारे टेक्निक का नाम याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है, इसे बोलते हैं हम लोग जिफ्ट। इसका फुल फॉर्म हुआ जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन एंड T फॉर ट्रांसफर। जो हमारा नेक्स्ट मेथड, इसे बोलते हैं IUT। IUT, इसका फुल फॉर्म हुआ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगला जो हमारा मेथड है, इसे बोलते हैं हम लोग गिफ्ट। GIFT, गिफ्ट टेक्निक। इसका मतलब होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे इसे हम लोग गिफ्ट। नेक्स्ट टेक्निक इसे बोलते हैं ICSI। ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देना, इसे बोलते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है AI। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक इसमें आता है, वो है IUI, जिसे हम लोग बोलते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक्स हो गए जिसके थ्रू हम लोग आर्ट कर सकते हैं, यानी वैसे कपल जिसमें बच्चे पैदा नहीं हो सकते, उनको हम लोग जो है बच्चे पैदा करा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला टेक्निक से बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी वैसे टेक्निक जिसमें हम लोग बाहर, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर, या कह सकते हैं कि फीमेल की यूटेरस के बाहर
एक लैब में जो है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन करा के वापस से उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं आईवीएफ। ईटी मतलब इम्ब्रियो का ट्रांसफर किया गया है, बाहरी फर्टिलाइजेशन करा के इम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी में या यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उसे उन्हें बोलते हैं इम्ब्रियो ट्रांसफर। तीसरा जो हमारा टेक्निक से बोलते हैं जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे कपल जिसमें मेल और फीमेल दोनों में से किसी में कोई जो इनफर्टिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि फीमेल में ही मेल में ही कोई इनफर्टिलिटी है, वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन सही से नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग बाहर ही जाइगोट का फॉर्मेशन करा के उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो उसे बोलते हैं जिफ्ट। नेक्स्ट टेक्निक है, इसे बोलते हैं आईयूटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। यूटेरस के अंदर जो है ट्रांसफर कर देना, इसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। अगला जो हमारा टॉपिक है इसे गिफ्ट बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी गैमेट्स का ट्रांसफर कर देना फैलोपियन ट्यूब के अंदर। स्पर्म ओवम तो है पहले से, स्पर्म का ट्रांसफर कर देना फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसे बोलते हैं हम लोग गिफ्ट। आईसीएसआई यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपके फीमेल का ओवरी होता है, उस ओवरी के अंदर जो आपके ओवम होते हैं, उस ओवम के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन करा देना, इंजेक्ट करा देना कहलाता है आईसीएसआई। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी वैसे कंडीशन जिसमें मेल में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, तो उसमें जो है हम लोग स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल के बॉडी में जो है ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है आईयूआई, जिसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट करा देना या स्पर्म का इंजेक्शन करा देने को बोलते हैं आईयूआई। तो आई होप आप लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, आर्ट टेक्निक को समझ रहे हैं, और ये सारे मेथड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी केस में हम लोग इम्ब्रियो का ट्रांसफर कराते हैं, तो किसी केस में हम लोग जाइगोट का ट्रांसफर कराते हैं, तो किसी केस में हम लोग यूटेरस के अंदर ट्रांसफर कराते हैं, तो किसी केस में जो हम लोग गैमेट्स का ट्रांसफर कराते हैं, और किसी किसी केस में देख रहे हैं कि जो ओवम होता है, उस ओवम के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्ट करा रहे हैं। और एक मेथड और पढ़े जिसमें हम लोग स्पर्म का इंजेक्शन करा रहे हैं अगर मेल में किसी तरह का डिस्फंक्शन हो। नेक्स्ट है आईयूआई, जिसके अंदर यूटेरस के अंदर जो है स्पर्म का इंजेक्शन करा दे रहे हैं या इंसेमिनेशन करा रहे हैं, तो इसे हम लोग आईयूआई बोलते हैं। तो ये सारा मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं आर्ट टेक्निक। आई होप आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक को इसमें क्लियर किया, कवर किया गया है, सारे वीडियो में सारे टॉपिक को अच्छे से बताया गया है। तो अगर किसी भी तरह का कोई क्यूरी है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियो देखिए। अगर पहले चैनल जुड़े हुए हैं और आपको कोई समस्या आ रही है तो क्यूरी में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपने क्यूरी को डालें। मैं अगर उसे देखूंगा फिर इस पर एक नया टॉपिक पे एक नया वीडियो बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।